नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। बदलते मौसम में बच्चों को खांसी जुकाम होना बहुत आम बात है। अक्सर माता पिता जल्दी राहत के लिए कफ सिरप दे देते हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या हर खांसी में सिरप देना ज़रूरी होता है, या फिर इससे बच्चों को नुकसान भी हो सकता है? क्योंकि हाल ही में जो हमने खबरें सुनी हैं या जो खबरें आई हैं वो चिंताजनक हैं। इन्हीं अहम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के विशेषज्ञों से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बच्चों की खांसी में सही इलाज क्या है, कब सिर्फ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए, और प्राकृतिक तरीके क्या हैं जिनसे बच्चों को राहत दी जा सकती है। आज सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रशांत जी। साथ में हमारे साथ प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी भी जुड़ रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत टीवी 9 से जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, हमने हाल ही के दिनों में बहुत चिंताजनक खबरें सुनी हैं कफ सिरप को लेकर, क्योंकि देखिए बच्चों की इम्यूनिटी और बड़ों की इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क होता है। और सबसे पहले मैं खांसी से ही शुरू करना चाहूँगा और आपके पास आना चाहूँगा प्रदीप जी। सबसे पहले बच्चों में आखिर ये खांसी की वजह क्या है? अक्सर क्या ये वायरल है, बैक्टीरियल है? क्या मौसम बदलने की वजह से हम खांसी के केसेस देखते हैं आमूमन? तीनों तीनों कारण हो सकते हैं इसमें, क्योंकि खांसी में क्या है, एलर्जिक कंडीशंस भी आती हैं। तो मौसम बदलता है तो एलर्जिक कंडीशंस आती हैं। जी। इन्फेक्शन बाद में हो सकता है, वायरल भी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल भी इन्फेक्शन होता है। तो हमें सबसे पहले उनके प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस हैं जिनकी वजह से खांसी हो सकती है उनको। जी। अब आयुर्वेद के लिहाज से अगर मैं देखूं तो प्रदीप जी, आपसे ये सवाल रहेगा मेरा कि आयुर्वेद में खांसी क्या है? किस तरह से आयुर्वेद इसको देखता है? आयुर्वेद में हमारे यहाँ पे वात पित्त कफ के हिसाब से बताया गया है। तो दो तरह की खांसियां बताई गई हैं। एक तो जो लोकल कोई भी उनको एलर्जी कंडीशंस पैदा होती है, जिसमें कफ रिफ्लेक्स अपने आप बनता है और उसको सबसाइड करने की कोशिश करता है। जी। दूसरा ये है कि कोई बीमारी हुई है, बीमारी की वजह से रिस्पायरेशन में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ, या कोई एलर्जिक कंडीशन, कोई भी चीज वहां चली गई, तो वो नेचुरल वे में और अननेचुरल वे में दोनों तरह से खांसियां हमारे यहाँ मानी जाती हैं। और ये वात पित्त कफ के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है। बिल्कुल। कोई भी चीज अगर गलती से, बच्चों के क्या है कि बच्चे कुछ भी खाते रहते हैं, कैसे भी खा लेते हैं, हाथ हाथ धुले नहीं होते हैं, तो उसमें एलर्जिक कंडीशंस बनती हैं ज्यादातर। तो जी। ज्यादातर एलर्जिक कंडीशंस की खांसी आती है। बीमारी में वायरल और बैक्टीरियल बाद में पोस्ट, जब बीमार रहता है बच्चा तो ज्यादा दिन हो जाता है, तो उसको वो सब प्रॉब्लम ज्यादा होती है इन्फेक्शन की। अदरवाइज कंडीशंस में है कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर हमने उसका टेक केयर कर लिया तो शायद ऐसी कंडीशंस आगे बढ़ती नहीं। जी, बिल्कुल। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रदीप जी का एक लंबा अनुभव रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, और आज जितनी भी वो जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे बहुत अहम रहने वाली हैं, बहुत ज़रूरी जानकारियाँ रहने वाली हैं। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रोफेसर प्रदीप जी ने हमें बताया कि बच्चों में किस तरह से खांसी या कफ की उन्हें शिकायत देखने को मिल जाती है, तो आखिर किन स्थितियों में एक पेरेंट को ये देखना चाहिए कि ठीक है, ये बच्चे को अगर खांसी हुई है तो वो घरेलू नुस्खों से ठीक हो सकती है, या डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? खतरे के साइन क्या है, रेड साइंस क्या है जो एक पेरेंट को देखने चाहिए? देखिए, आपके माध्यम से दर्शकों को 1-2 बातें जो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, वो मैं बताना चाहूँगा। जैसा हमारे आदरणीय निदेशक महोदय ने बताया कि आयुर्वेद में कास को वात, पित्त, कफ के आधार पर विभाग किया हुआ है। तो एक जो प्रश्न आता है कि कब तक घरेलू नुस्खे, या कब डॉक्टर की परामर्श, या कब उसको आंतरिक चिकित्सा की आवश्यकता है। जी। हमारे पास लगभग रोज 150 से 200 पेशेंट्स की हमारे संस्थान में ओपीडी रहती है, जिनमें लगभग 30 से 40% श्वास रोग या कांस रोग के पेशेंट होते हैं। वो उनको हम प्रयास करते हैं, जैसे सर ने कहा, कि लोकल हाइजीन मेंटेन करनी है, गर्म पानी पिलाना है, और हमारा जो नियम है वो
कफ सप्रेशन नहीं है, कास का शमन करना हमारा नियम नहीं है। नियम है सामान्य स्थिति में कास को लेके आना। हम्म। क्योंकि कास या जो कॉफ आप बोल रहे हैं वो प्रोटेक्टिव फिनोमिना होता है किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए। और यदि हम उसको सप्रेस करते हैं सेडेटिव से या किसी और चीज से, जो कि अब भारत सरकार के विशेषज्ञ भी मना करते हैं। अभी वो जैसे कल भी एक एडवाइजरी आई, उसमें उन्होंने कहा कि सब 2 वर्ष से कम पे आप कफ सिरप मत दीजिए। और कुछ समय पहले भी जब ये मुद्दा आया था तब भी विशेषज्ञों ने अखबार और ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से ये कहा था कि काइंडली डू नॉट प्रिस्क्राइब द ओटीसी कॉफ सिरप्स, या जो अडल्ट के कॉफ सिरप्स हैं वो ना दिए जाएं। सामान्य रीति में किचन रैक्स में आज की स्थिति में भी ऐसी औषधियां उपलब्ध हैं जिनको हम आसानी से प्रयोग करके कफ को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ फीचर्स जो आपने मेरे से प्रश्न किया था, कुछ फीचर्स जो बेसिकली अलार्मिंग फीचर हैं या जिन्हें हम रेड फ्लैग साइन बोलेंगे, उनमें है जैसे तेजी से सांस लेना। यदि बच्चे की पसलियां चल रही हैं, यदि बच्चे को लगातार बुखार बना हुआ है, बच्चा ठीक से भोजन या पेशाब ठीक से नहीं कर रहा है, या माँ कह रही है साहब बच्चा मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये कुछ ऐसे क्लिनिकल फीचर्स हैं जिन पे हमें तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेनी चाहिए। वो आयुर्वेद हो, वो एलोपैथी हो, वो स्थिति के हिसाब से जो उपयुक्त है वो ले। लेकिन निवेदन ये है कि यदि सांस तेज चल रही हो, खांसी लगातार बनी हुई हो, या बिल्कुल बच्चा मुंह से ना ले रहा हो, तो जरूर से निकटतम चिकित्सीय व्यवस्था में जाके बच्चे को दिखाना चाहिए। डॉक्टर स्वयं प्रसन्न से औषधि नहीं जी, करनी है यहाँ उसकी। पे एक सवाल ये भी आता है कि क्या कोई खांसी के लिए खास तौर पर कोई विशेष जांच की ज़रूरत होती है? चेस्ट का एक्सरे हो गया या ब्लड टेस्ट, इस तरह की जांच का यहाँ पर ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? देखिए, सामान्य रीति से यदि कोई और सिम्टोमेटिक फीचर नहीं है, जैसे कि बुखार नहीं है, कोई और परेशानी नहीं है, उल्टी दस्त नहीं है, तो डॉक्टर भी शुरुआती तौर पर प्रारंभिक चिकित्सा करता है। यदि आवश्यकता होती है तो वो आगे की निदानीय, जैसे कि चेस्ट एक्सरे करना है, खून की कुछ जांचें करनी है, या आगे की कोई जांच करनी है, वो उसकी प्रोग्रेटिव मतलब उसके बुद्धि विवेक पे विशेष कर रहता है। तो इस प्रकार हम कहें कि जांच की आवश्यकता है या नहीं, ये हर पेशेंट की स्थिति पे डिपेंड करता है। यदि खाली खांसी है, और कई बार हमारे पास वायरल कॉफ लेके आते हैं जो सेल्फ लिमिट करते हैं, जैसा कि अब सरकार भी कहती है कि कफ के लिए औषधि देने की आवश्यकता नहीं है, बाकी की चिकित्सा अगर आवश्यकता है तो दीजिए। कफ जैसे ही मूल व्याधि खत्म होगी, कफ स्वयं भी खत्म होता है। जैसे सर ने कहा था अभी कि 2 प्रकार से है, एलर्जी कॉफ है, तो आप एलर्जी का एलर्जेंट हटाइए, कॉफ सामान्यतः खुद ही ठीक होगा। और यदि अगर इंटरनल कोई और ऑर्गन स्पेसिफिक या फिर इंफेक्शन स्पेसिफिक डिजीज है जिसकी वजह से कफ हो रहा है, तो यदि आप उसे ठीक करते हैं तो कफ एक सिम्टम है उसका, वो खुद भी जाता है। बिल्कुल, इसमें एक सवाल बहुत अहम हो जाता है जो मैं प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति से पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सर, आजकल जो हमने खबरें सुनी हैं खास तौर पर कफ सिरप से जुड़ी हुई और जिस तरह से एडवाइजरीज आ रही हैं, तो सीधा सवाल ये बनता है कि क्या कफ सिरप एक खास तौर पर बच्चों के खांसी के इलाज में, कफ के इलाज में क्या देना चाहिए, ज़रूरी है, या अल्टरनेटिव्स भी हैं इसके? नहीं, अल्टरनेटिव क्या है कि उसमें बच्चा जो है खांसते खांसते अगर परेशान हो जाता है, दिक्कत होती है, तो उसमें लोकल एप्लीकेशन के लिए कफ सिरप दिया जाता है। तो लोकल एक्शन करता है, थोड़ा उसको आराम मिल जाता है और उसकी वजह से थोड़ा उसको रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स होने पे बॉडी ऑटो इम्यून सिस्टम से ही उसको काउंटर करके ठीक करने की कोशिश करता है। तो जनरली ये परंपरा रहती है कि जैसे बच्चों को खांसी, और छोटा बच्चा है उसको हम लोग खांसते हुए देख नहीं सकते, तो उसको तुरंत कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिससे सिरप, उसमें सबसे पैलेटेबिलिटी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि सिरप सब बच्चे ले लेते हैं, जी। बाकी सब चीजें बच्चे नहीं ले सकते। हम लोग क्या जैसे है, गोलियां हैं चूसने के लिए रखी जाती है, मुंह में धीरे धीरे चूसते रहते हैं, तो लोकल एक्शन होता रहता है उससे, लेकिन ये बच्चा नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। इसलिए वो सिरप देना, तो सिरप देना ही पड़ता है। लेकिन अब जिस तरह की कंडीशन पैदा हो गई, और उसमें जो
हमारा केमिकल था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ऐसे सिरप्स को यहाँ अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, एक जनरली सवाल हम यहाँ पे ये भी बन जनरली जाता है प्रोफेसर प्रदीप जी, क्योंकि देखिए अभी प्रशांत जी ने भी ये कहा था कि इस तरह के जो हैं डॉक्टर को एक बार दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी समस्या झोला छाप डॉक्टर्स की भी रहती है, या सेल्फ मेडिकेशन की भी बहुत समस्या रहती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर कोई एलोपैथिक सिरप है तो वो बच्चों को दे देते हैं, और क्वांटिटी भी एक लिमिट होती है, और कितने साल के बच्चों को देना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी आता है। तो मुझे लगता है कि आपकी राय लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सही गाइडेंस ज़रूर मिलनी चाहिए एक बार। नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है। और 2 साल से छोटे बच्चों को जनरली सिरप अवॉइड करते हैं, या एडवाइजरी आई गई है ऑलरेडी। हम लोग भी नहीं देते हैं। हम लोग जनरली कभी इस तरह की कंडीशन आती है तो सिंपल हनी हनी और घी के साथ सीतोपलाजी चूर्ण थोड़ा सा डाल के उसको चटाते हैं, तो उसको टेस्ट भी आता है और उससे हमारा जो है प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। अब केवल घर में अगर कुछ नहीं है तो थोड़ा सा उसको वाटर का इनहेलेशन अगर हो सके तो बच्चों को किसी तरीके से स्टीम का इनहेलेशन दे दिया जाता है, तो भी वो काउंटर करके ठीक हो जाता है। तो जी। हमें लगता है कि वो ध्यान ये रखना चाहिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को ये सब चीजें जरा करने में बहुत तकलीफ होती है। तो क्या सिकाई कर देते हैं लोग, चेस्ट में सिकाई कर देते हैं, थोड़ा गर्म तेल लगा देते हैं। तो इस तरह की परंपराएं हमारे यहाँ चालू है, और बिल्कुल। वो अभी भी कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। क्योंकि हमें याद है कि बचपन में हम लोग को सरसों का तेल गर्म करके लगा देते थे सीने के ऊपर, तो उसकी गर्मी की वजह से थोड़ा सा ठीक हो जाता था तुरंत। जी। या हमको कुछ, जैसे अपने घर में है तुलसी है, अपना वासा है, इसका, बिल्कुल। क्योंकि इसका रस नहीं दे सकते क्योंकि रस में क्या हाइजीनिक कंडीशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसको उबाल के उसका काढ़ा बना के थोड़ा सा शहद मिला के चटा देते थे। तो बिल्कुल। वो जब बॉयल करके देते हैं तो उसमें कंडीशन जो है हाइजीनिक कंडीशन हो जाती है कि 20 मिनट तक बॉयल कर दिया है, तो वो एंटीसेप्टिक की सेप्टिक हो, मतलब जो भी एंटीसेप्टिक कंडीशन है वो पैदा हो जाती है उसमें, और उसको शहद मिला के देते हैं तो वो चाट लेता है बच्चा आराम से। तो इस तरह की थोड़ी सी रहती है परंपराएं, लेकिन अब बच्चों के लिए बहुत प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है। बच्चों को एकदम नहीं लेना चाहिए इस तरह से। छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा, जब जैसे बताया है कि उसको बुखार है, कुछ भी है, ऐसी चीजें हैं, तो तुरंत डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। और कंडीशंस के हिसाब से ही हम बच्चे को टैकल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई नहीं की जा सकती। बिल्कुल, आपने घरेलू उपायों के बारे में बताया, जो मैं डॉक्टर प्रशांत के पास भी आना चाहूँगा, क्योंकि बाल चिकित्सा में अच्छा खासा अनुभव है आपके पास। तो घरेलू उपायों की प्रदीप जी ने बात की, लेकिन अगर हम एलोपैथिक जो सिरप होते हैं उनकी बजाय घर में, सर ने भी बताई कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, आयुर्वेदिक उपाय कौन कौन से हैं जो बच्चों की खांसी को ठीक कर सकते हैं, सर ने भी बताया। आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहें इसमें? देखिए, अभी भारत सरकार के अथक प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में, वो वनवासी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, वैद्य उपलब्ध है और औषधि भी उपलब्ध है। तो कुछ औषधियां जो सामान्य रीति से सभी स्थानों पर उपलब्ध होती हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ है जो अभी सर ने बताया, शीतोपलादी। आपको हर्ष होगा ये बात जान के कि इसमें पांचों ऐसी चीजें हैं जो किचन में उपलब्ध है। और बेस क्या है? सीता। सीता मतलब मिश्री। तो कंपैटिबिलिटी एंड पैलेटेबिलिटी, जो जो शब्द पीडियाट्रिक शब्द से रिलेटेड हैं, वो दोनों उसमें सेटल होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी 2 जनरेशन पहले, एक जनरेशन पहले, आपकी जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन में प्रथमतः आप हृदय हनी और शीतोपलादी का प्रयोग करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे, और मुझे लगता है वो ड्रग ऑफ चॉइस भी है। और इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत वैद्य की कोई आवश्यकता है। यदि किसी के पास है तो प्रथम दृष्टया उसे प्रारंभ कर सकता है, जब तक कि वो डॉक्टर के पास ना जाए। एक प्रश्न और आपने कहा कि कॉफ सिरप के लिए क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने समय समय पर गाइडलाइंस दी। 4 वर्ष से पहले डेक्सोमेथसोर्फिन मत दीजिए। 2 वर्ष से पहले कोई कॉफ सिरप मत दीजिए, वो स्वतः रिलीफ होगा जब मूल व्याधि जाएगी। तो यदि एलर्जिक होगा तो चिकित्सीय परामर्श लीजिए और फिर जो डॉक्टर कह रहा है वो कीजिए। जो ओटीसी का एक प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र में या वनवासी क्षेत्र में, या फिर कई बार आप रूरल अर्बन क्षेत्र में भी देखते हैं कि लोग केमिस्ट के शॉप पर जाके कोई औषधि लेने का प्रयास करते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है।
मेरा निवेदन है कि कृपया वो बच्चों में प्रयोग ना करें। भारत सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष करके भी बहुत बड़ा प्रकल्प भारत सरकार ने खड़ा किया है। मेरा निवेदन है वहां जाएं, चिकित्सीय परामर्श लें, और यदि आपको लगता है कि उससे अधिक की आवश्यकता है तो अब नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी लगभग लगभग सभी स्थानों पर हैं। कृपया आके वहां चिकित्सीय परामर्श लें, स्वयं से चिकित्सा ना करें। जैसे अभी सर ने कहा कि जो हम होम रेमेडीज करते थे, आपको आपको मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन जितना हमारे पास आके पेशेंट्स बताते हैं, आप लगभग 20 से 30% पेशेंट्स वहीं करेक्ट हो जाते हैं। जी। और दैट वाज कॉल्ड नानी दादी के नुस्खे, या जिन्हें आप कहते हैं घरेलू उपचार। उससे ओवरऑल वर्कलोड भी कम होता है इंस्टीट्यूशंस का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसको आवश्यकता है वो भी ना आए, वो जरूर आए, लेकिन इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये सरल है, सेफ है, हर्बल है, और आसानी से किचन में निशुल्क उपलब्ध है। एक बार और उनको डॉक्टर बनाने प्रशांत, की मैं ये भी चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ना देखिए, आजकल का ज़माना ना बहुत सिंपल एंड सटीक वाला हो गया, क्योंकि लोग चाहते हैं उन्हें तुरंत मिल जाए, ज़्यादा सोचना ना पड़े, दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो मैं चाहूँगा आसान भाषा में, मान लीजिए कोई 6 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसे खांसी जुकाम या कुछ ऐसा हो गया है, तो उससे उसके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं ताकि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और ठीक हो जाए घर की चीजों से। देखिए, इस प्रश्न का, आधे प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ये मेरे हिसाब से ये एक ऐसी परिस्थिति जन्य प्रश्न है ये। जी। यदि माँ को लगता है बच्चा सही है, हम्म। दूध पी रहा है, भोजन कर रहा है, क्षणिक कभी कभी बीच में खांसी आ रही है, तो उसको होम रेमेडीज अटेम्प्ट कर सकता है। यदि उसको लगता है कि नहीं साहब, मेरे बच्चे को तो सांस फूल रही है, खाना नहीं खा रहा है, तो उसे तुरंत जाना है। अब पहला जो हाफ प्रश्न था उसका उत्तर, कि हम घर पे बैठ के क्या करें। सबसे पहला जो सर ने कहा, गुनगुना पानी पीना है, उसे ठंडा। और जो जिन्हें पेय पदार्थ बोलते हैं आजकल, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। अभी आप देखते हो, मैं बहुत सारे बच्चों के ये अनुभव बता सकता हूँ जो बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, होम रेमेडीज पे ही होते हैं, हमारे पास क्यों आते हैं साहब, कि किसी ने कोई आइसक्रीम खा ली थी जी परसों, बाहर कहीं भोजन कर लिया था, वो एक जो चटकारेदार कुछ था वो खा लिया था, या कोल्ड ड्रिंक्स अनेकों प्रकार की आती हैं वो पी ली थी और ट्रिगर हो गया साहब। अब मेरी जो घर पे मैं देती थी साहब, अदरक का रस देती थी, तुलसी पीस के देती थी, हनी मिला के देती थी, उससे आराम नहीं आ पा रहा है। अब मैं आपके पास आई हूँ, तो वो सही है, उन्हें आना ही चाहिए, उनको आगे की जांचें करानी ही चाहिए, वो डॉक्टर की चिकित्सा परामर्श के बिना कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि बहुत प्रारंभिक लक्षण है, तो आप हर्बल मेडिसिन और घरेलू मेडिसिन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे प्रथम गुनगुना पानी, भाप लेना है। भाप के बाद आप चाहें तो अदरक, तुलसी और हनी, शहद का एक मिश्रण बना के चटाना है। वो एक्चुअली कॉफ सिरप नहीं है, वो या कफ को सप्रेस नहीं कर रहा, वो थ्रोट इरिटेशन को सेटल करता है। और जैसे कॉफ थ्रोट इरिटेशन सेटल होती है, सूदिंग इफेक्ट आता है, कॉफ धीरे धीरे खुद ही सेटल हो जाता है। आप देखो, आप उष्ण जल लो, आप अच्छी से अच्छी खांसी में भी आपको 10 से 15 मिनट आराम मिलता है, जब तक उष्ण जल का असर रहता है। तो आप प्रारंभिक स्थिति में थोड़ा गर्म गर्म पानी पिलाते रहें, भाप देते रहें, और ये 2-3 मिश्रण बनाएं। सभी के घर में शीतोपलादी उपलब्ध है, नहीं है तो वो बना भी सकते हैं, उसका एक बहुत सरल तरीका है, हमारी वेबसाइट्स पे भी उपलब्ध रहते हैं। आप उन्हें बनाइए, प्रयोग कीजिए, नहीं लगता है तुरंत आइए डॉक्टर के पास। जी। अब बनाने का तरीका भी एक बार एक दो सेंटेंसेस में बता दीजिए, ताकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें जो है जानकारी मिल जाए। सर सर बताइए। जी जी, प्रदीप जी आप बताइए। हाँ, जनरली क्या होता है कि हम लोग तुलसी और अदरक और जो है वासा, ये तीन का जो है पानी में डाल के उबाल लेते हैं। तो उबालने का हमने बताया कि 20 मिनट कम से कम इनको उबालना ही है। और उबालना है तो बिल्कुल स्लो हीट पे उबालना है, धीरे 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 उबालना है, बहुत तेज हीट नहीं रखनी है। और कोशिश हम लोग जैसे काढ़ा बनाने के लिए करते हैं तो हम लोग उसमें पानी रिड्यूस कर देते हैं, कि अगर हमने 1 कप लिया तो उसको 1/4 कप बचा लिया,
और उसके बाद उसको थोड़ा गरम गरम ही गुनगुना ही मिला के शहद दे देते हैं, तो उसको तुरंत आराम मिल जाता है। तो उसका तरीका यही है कि जो भी हमने चीजें डाली है उसका 1/4 करना है, और 1/4 को छान के गरम गरम उसको गुनगुना जैसे जितना वो सह सकता है दे सकता है उतने हो सके उसको शहद के साथ मिला के थोड़ा सा देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि वो अचार आराम से ले लेगा, और तुरंत उसका जो लोकल एक्शन है तुरंत हमको मिले, और उसको आराम मिलते ही फिर वो बाद में लगातार बच्चे को पेलेटेबिलिटी बन जाती है, वो फिर लेने लगता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जी। इस तरह से हमें लगता है कि कर लेना चाहिए। इस बीच में कभी कभी हम लोग ये भी करते हैं कि अदरक को थोड़ा सा भून लेते हैं, और भूनने के बाद उसको कूट के रस निकाल लेते हैं, तो वो भी एक काम होता है। हम लोग तो अभी भी करते हैं कभी कभी, अब बड़े लोग भी करते हैं। हम लोग जैसे जी। खांसी ज्यादा हो रही होती है तो अदरक को भून के थोड़ा नमक लगा के और उसको चूस लेते हैं, तो जो कफ फंसे रहते हैं वो तो कफ निकल जाता है और तुरंत आराम मिल जाता है। तो ये है अभी परंपरा में, हम सब लोग अपने घरों में यूज करते हैं। बिल्कुल, लेकिन लेकिन आजकल मैं लोग आजकल तो लोग के लिए भूलते जा रहे हैं। हाँ भूलने जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तो भूल के फिर याद आते रहेंगे, हम लोग याद कराते रहेंगे। और घर में सीतोपलादी जरूर रख लेनी चाहिए, और जनरली सीतोपलादी की जो सेल्फ लाइफ है वो 2 साल की है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीतोपलादी रख लेने से तो क्या होता है कि कफ हो कभी फंस जाता है तो उसमें तुरंत मधु और घी के साथ देते ही उसका तुरंत कफ निकल जाता है, उसको आराम मिल जाती है। जी बिल्कुल, इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, देखिए इम्यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो प्रिवेंशन में भी आता है कि इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे तब जाकर आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। तो बच्चों की इम्यूनिटी, युवाओं की इम्यूनिटी, सबके लिए किस कोई स्पेशल काढ़ा बना सकते हैं हम घर पर जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, रेगुलरली जिसे लिया जा सके? प्रदीप जी, आप ही से पूछूंगा ये भी मैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि काढ़ा तो अवेलेबल होते हैं, आयुर्वेद में कई सारे काढ़े अलग अवेलेबल हैं, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से ही दिए जाते बिल्कुल। हैं वो। बिल्कुल। इसी के लिए जनरल क्या है, हम लोगों को घर में जो अवेलेबल चीजें हैं वो तुलसी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तुलसी का ही हम लोग काढ़ा बना के देते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि तुलसी को ज्यादा उबालना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका वो वोलेटाइल कंटेंट उड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसको ध्यान रखें जब भी उबाल के दें। तो एक तो तुलसी है, दूसरा ये है कि हमारे पास हमने बोला ना सीतोप्लाजी इज द बेस्ट, उससे इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है। वो चीजें ऐसी क्योंकि उसमें पिपली पड़ी हुई है, और पिपली बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, वो सभी जगह काम करती है। तो इसलिए वो अगर मिल जाता है तो बेस्ट है। और बच्चों को जनरली क्या होता है कि पहले क्या होता था गांव में जब हम लोग रहते थे, हम लोग जब छोटे थे तो डेली मम्मी लोग हम लोगों के नाक में जो है तेल लगाती थी सोने से पहले। तो उससे क्या होता था कि जितनी भी चीजें जो लोकल रहती थी वो सब चीजें सुबह जब हम लोग छींकते थे मुंह धोते थे वो सब निकल जाता। तो लोकल एक्शन हमको वहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा नोज ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उसको हमने सेफ्टी मेंटेन करके रखी तो हमारे लिए अच्छा है। जैसे हम लोग कोविड के कंडीशन में भी जब थे तो हम लोगों ने अड़ू तेल का दस से देना की बात की थी कि वो नोज से ही अंदर बढ़े ही नहीं, बाहर ही निकल जाए। तो ये सब चीजें थोड़ी सी हमें प्रिकॉशन में देखनी चाहिए। और हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है, हाइजीन के लिए जरूरी है। अब आजकल क्या हो रहा है कि ना तो बच्चे खेलने बाहर निकलते हैं, ना फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। मैक्सिमम टाइम जो बच्चे होते हैं उन्हें मोबाइल में लगे रहते हैं या फिर ऑनलाइन मीडिया पे रहते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है। तो जो इम्यूनिटी उनकी डेवलप होनी चाहिए नेचुरल चीजों से, हवा पानी मिट्टी से जो होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो 2-3 साल जब कोविड खत्म हुआ है उससे पहले से ही हम लोग ने स्वर्ण प्राशन प्रोग्राम चालू किया हुआ है। 2 ड्रॉप जैसे हम पोलियो के देते थे वैसे ही ड्रॉप हम स्वर्ण प्राशन के देते हैं। तो थोड़ी सी क्या है कि माइन्यूट क्वांटिटी में ट्रेस एलिमेंट्स में वो गोल्ड पार्टिकल जाते हैं, तो वो इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा हमारे यहाँ स्वर्ण को माना गया है। तो गोल्ड के जो पार्टिकल्स होते हैं भस्म बना के देते हैं हम लोग उसको, ये कोई पार्टिकल्स जो होते हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं बिल्कुल टेस्ट क्वांटिटी में, टेस्ट एलिमेंट्स के रूप में, तो वो इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं बच्चों के अंदर। और हमारे यहाँ पूरा 16 साल तक विधान है देने का इसका, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर 16 साल तक। और इसके हमने रिजल्ट देखे हैं कोविड में, स्पेशली हमारे अपने घर में अपने बच्चों को हमने दिया था, और हमारे बच्चे को जो कोविड के सिम्टम्स हुए 1 दिन रहे केवल। हम सब लोग 4-4 दिन 5-5 दिन रहे, उसको केवल 1 दिन रहे, 1 दिन में ही वो ठीक हो गया। तो हमने ये इम्यूनिटी देखी है बच्चों के अंदर इस तरह की। अगर हम जितने भी स्वर्ण प्राशन वाले अभी प्रोग्राम चलते हैं जिनको हम पुष्य नक्षत्र वाले दिन देते हैं केवल एक बार, अगर वो करते रहे तो बच्चों को वो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम भी खत्म होती है।
बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत ही वैल्यूएबल हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दी। एक बार डॉक्टर प्रसाद के पास भी आना चाहूँगा एक आखिरी आपसे कमेंट लेने के लिए कि जिस तरह से अभी सर ने भी कुछ प्रिवेंशंस की बात की, आप रेगुलरली इस तरह के जो हैं केसेस देखते हैं, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे प्रिवेंशन में ताकि खास तौर पर बदलते मौसम में जो बच्चों को खांसी जुकाम होता है वो ना हो? देखिए, अभी क्या है, ग्लोबलाइजेशन के समय में ना कुछ कुछ ऐसी चीजें स्थिति आती हैं, जैसे सीजन है अभी गर्मी का और फल या सब्जी हम खा रहे हैं सर्दी की। दे आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स यूजुअली। मेरा ऐसा मानना है कि लोकल लोकल खाना है और सीजनल खाना है। बच्चों को भी इसी के लिए प्रमोट करना है। आपको यदि उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है वो कीजिए, लेकिन निवेदन यही है कि जो फल जिस ऋतु में आता है कृपया उसी ऋतु में खिलाएं। दे आर रियली, अभी हो सकता है कि पोटेंशियल रिसर्च इस पे थोड़ी कम हुई है या हो रही है, बट दे आर द मेन एलर्जेंट्स। आप नॉन सीजनल फ्रूट्स, नॉन नॉन जो आपको सूट ही नहीं करता आप वो लिए पड़े हैं। ऐसा नहीं करना और ना वो प्रमोट करना है बच्चों में, क्योंकि बच्चों में फूड हैबिट्स पेरेंट्स से ही आती है और होम एनवायरनमेंट से आती है। तो मेरा ऐसा कहना है कि कृपया ऋतु का फल खाएं, उपलब्ध फल खाएं या सब्जियां खाएं, पहला। दूसरा, ये जो अभी जैसे सर ने एक प्रकल्प बताया जो पूरे भारतवर्ष में चलता है, ऐसे ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में जहाँ के सर निदेशक हैं और मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल रक्षा किट करके भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हमने डेवलप करी और लगभग 1 लाख से अधिक हमने पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करी, जिसका मेन एम ही था पीडियाट्रिक इम्यूनिटी डेवलप करना। वो हमने निशुल्क वितरण किया। एक बहुत अच्छा डेटा हमारे पास कलेक्ट होके आया, उसमें च्यवनप्राश है। और जो काढ़ा कोविड के समय पर लोगों को दिया गया था, उसकी पैलेटेबिलिटी को बढ़ाते हुए उसमें जैगरी और खजूर डेट्स का बेस बना के वो सिरप बनाया और एक किट 1 माह चले। और हर बच्चे को हमने कोशिश की 2 से 3 बार दिया, क्योंकि कोविड के थर्ड फेज में ऐसा अपेक्षा थी कि कहीं बच्चे ज्यादा ग्रस्त ना हो और वैक्सीनेशन डेवलप, पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन तब उतना डेटा नहीं था। तो ये भारत सरकार ने एक प्रकल्प किया था जो अभी हम चला रहे हैं। अब हम उसे एज एन इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन के लिए प्रमोट करते हैं और उनके बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। वेट गेन बहुत अच्छा है, मॉर्बिडिटी रिड्यूस होती है। अभी वो प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र पे भी उपलब्ध है। तो यदि कहीं किसी को आवश्यक लगता है कि बच्चे को मुझे थोड़ा और स्वस्थ रखना है, तो वो च्यवनप्राश प्रयोग कर सकता है, किट प्रयोग कर सकता है। आजकल जैसे वो गोल्डन मिल्क एक शब्द आया, उसमें हरिद्रा मिलाते हैं, हल्दी मिला के दूध देते हैं। वो ब्यूटीफुल थिंग। मतलब यदि आप बच्चों को प्रारंभ काल से देते हैं तो उसकी अग्नि भी अच्छी, मतलब उसको भूख भी सही लगती है, उसको सामान्यतः बहुत जल्द, शायद शायद इस ये जो 2 चीजें हैं मैं और ऐड करना चाहूंगा कि एक हरिद्रा का दूध, लेकिन वो भी एक वैद्यकीय परामर्श के साथ लें। और दूसरा, च्यवनप्राश आप प्रयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। और डेटा भी उपलब्ध है कि वो सेफ है। देर इज नो एडीआर और नथिंग इज लिंक्ड विद च्यवनप्राश। वेट गेन वेलोसिटी अच्छी करता है, बच्चों में वजन अच्छा बढ़ाता है, भूख अच्छी लाता है और जो श्वास रोग के या जो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अब मैं आखिर में एक बार फिर से आना चाहूँगा प्रोफेसर वैद्य प्रदीप जी आपके पास। पेरेंट्स का जागरूक रहना, खास तौर पर आज के समय में जहाँ इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, फास्ट फूड चल रहा है, जिस तरह से डॉक्टर प्रशांत ने भी बताया, आप क्या संदेश पेरेंट्स को देना चाहेंगे? बहुत ही संक्षेप में अगर आपसे लूँ मैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का ही रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम रीजनल और सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल की बात करते हैं, हम तो सीजनल के साथ रीजनल की भी बात करते हैं, क्योंकि हम इम्यूनिटी जो डेवलप करते हैं वो रीजनल ही होती है हमारी। तो सीजनल और रीजनल फूड्स जो डाइट्स हैं हमारी, उनको हमें ध्यान में रखते हुए आना चाहिए। और बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखने का माँ बाप का, या अपने दादा दादी पहले होते थे, नाना नानी, वो सब कुछ ध्यान रखते थे। अभी वो कंसेप्ट रहा नहीं, केवल हम ही रहते हैं, हमको ही ध्यान रखना पड़ेगा
कितना भी काम हो, लेकिन हमें बच्चों के साथ बैठना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों की एक्टिविटीज को देखना, उनको मोटिवेट करना, ये काम हमारा ही है। और हम इसको करेंगे तो ही हमारी अगली जनरेशन इस लायक होगी जो इम्यूनिटी मतलब किसी भी कंडीशन को झेलने की कैपेसिटी डेवलप कर सके। और ये बहुत जरूरी है हमारे, बजाय इसके कि उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देना, ये टीवी देख लो, ये पिक्चर देख लो, ये देख लो, वो देख लो, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि मोबाइल का बहुत इम्पैक्ट खराब पड़ रहा है। बच्चा इतना ज्यादा, अब उनके हाथ से ले लो मोबाइल तो वो इतना इरिटेट होते हैं, मारने पीटने लगते हैं। तो ऐसी भी कंडीशन आती है। तो इसलिए हमें लगता है कि बच्चों के साथ टाइम बिताना सबसे इम्पोर्टेंट है माँ बाप के लिए। और दिन में, रात में उनको साथ में बैठना, बात करना, उनकी चीजों को समझना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं जिनका आंसर केवल माँ बाप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए थोड़ा सा माँ बाप की तरफ से केयर ज्यादा होनी चाहिए बच्चों की। लेकिन हमारा ये भी कहना है कि इसमें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं हो कि हर जो चीज बच्चे ने बोला वही चीज उसके हाथ में अवेलेबल हो गई, तो इसमें भी जी, प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो जी। थोड़ा सा उनके अंदर पेशेंस डेवलप नहीं होता है, वो एरोगेंट हो जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए माँ बाप को, हमें लगता है कि हमारे समय के माँ बाप ज्यादा अच्छे जी, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी और डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका टीवी 9 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आपने सुना किस तरह से जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि प्रिवेंशन किस तरह से किया जा सकता है खांसी ज़ुकाम का, और अगर ऐसा होता भी है तो उन्होंने कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए। इसके अलावा क्या क्या रेड साइंस हैं, रेड फ्लैग हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए और सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए किसी भी समस्या के लिए। खुद इलाज, सेल्फ मेडिकेशन या अनप्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। बाकी आपका इस पूरे बातचीत पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।